the more diverse our customer base is, service delivery will change. If I teach basics, start from basics, बाकी majority will get bored कि भैया क्या we try to बाहर निकल जाएंगे. जनरल कंसेप्ट ये इस बात की बात नहीं है. हर प्रोडक्ट और सर्विस की बात हो रही है कि हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को किस कस्टमर बेस के लिए, किस कंज्यूमर बेस के लिए, किस स्टूडेंट सेगमेंट के लिए टारगेट कर रहे हैं. हम उसके लिए टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने एग्री कोर्स नहीं किया है, या पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एक कोर्स किया है, या प्रोफेसर्स के लिए जिन्होंने रिसर्च पेपर लिखे हैं उसके ऊपर. तो जो हमारी सर्विस की डिलीवरी है उसको फिर उसकी डिजाइन में हमको उस एस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ता है कि किसके लिए उसको डिजाइन करना है, किसके हिसाब से डिलीवर करना है. क्योंकि यू नो उसके लिए तीनों बहुत डिफरेंट कैटेगरीज है. प्रोफेसर सुपर बोर होंगे अगर वी स्टार्ट विद सिंपल स्टैटिस्टिक्स एंड सिंपल. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमको हर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए ध्यान रखना पड़ता है. अभी हम कुछ anyway we have very little time, so sampling I'm sure all of you have done at least one. तो उसमें बहुत सीधी बात है, सैम्पलिंग हम करते हैं पैसा बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, है ना. कभी कभी फिजिबिलिटी के अंदर कुछ फिजिबल हो नहीं पाता. तो वेरी कॉमन एग्जांपल्स, हम सब्जी खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, हम सारे एप्पल्स खा के नहीं रख सकते, सारे अनार खा के नहीं रख सकते. हम विजुअल इंस्पेक्शन कर लेते हैं, वो भी एक दो का 2 किलो के लेना तो 2-3 लेके ठीक है दे दो भैया, एक को काट के खा लिया थोड़ा सा अनार टेस्ट करा दो. सैम्पलिंग क्यों? टाइम नहीं है और खर्चा भी, वो भी इतना खर्चा है. तो अगर आप काट के देते हो तो इतना खर्चा नहीं, तो आप अपनी जब से दोगे नहीं सब्जी वाला देगा कि आप सारे फ्रूट को काट के ले रहे हो. कॉस्ट इंप्लीकेशन है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. जिसको आप काटे हो वो दूसरा ग्राफ नहीं लेगा, पहले से कटा हुआ है मिट्टी जम गई. तो सैम्पलिंग की कॉस्ट है, मेजरमेंट की कॉस्ट होती है. हम क्योंकि 1-2 लेकर के 1-2 फ्रूट लेकर के सैंपल लेके घर पे लेके आएंगे, वो फिर क्या होता है, हमने एक तो टेस्ट किए, घर पे फ्रूट्स आ गए, सब्जी आ गई, क्या हर बार सही निकलती है? ठीक है. तो क्या होता है कि सब्जियों का फ्रूट्स क्या होता है, मोस्टली अगर हम देख करके लाए हैं तो अच्छी निकलती हैं, पर 10%, 20%, 30% ऑफ द टाइम खराब निकलती हैं. तो क्या आप जब नेक्स्ट टाइम जाते हो सब्जी मंडी फ्रूट वाले के पास, तो क्या वापस सबको काट के देखते हो कि क्यों नहीं देखते? क्योंकि मतलब वो बहुत खराब रहा था. आपने फ्रूट एप्पल खरीदे, अनार खरीदे, खराब निकले बिल्कुल, 1 किलो में केवल 1 अनार से ही निकला. तो अगली बार आप क्यों नहीं कर रहे? इतना टाइम करने की बात नहीं है, इतनी छोटी चीज है. अगेन प्रायोरिटी वाली बात आ जाती है. अगेन टाइम में वो कॉस्ट भी, एक तो खड़ा रहना पड़ेगा वहां पे, अब वो काटना पड़ेगा. अगर काटेंगे तो वो कॉस्ट कोई तो बीयर करेगा, तो सब्जी वाला बीयर करेगा या फिर आप बीयर करोगे. जिन फ्रूट्स को आपने काट के सैंपल टेस्ट किया उसकी कॉस्ट कौन बीयर करेगा? आप बीयर करोगे, वो कोई ना कोई तो बीयर करेगा. सैंपलिंग और मेजरमेंट की कॉस्ट होती है हर जगह. हम डेली लाइफ में भी कर रहे हैं, कंपनीज में भी कर रहे हैं, रिसर्च में भी कर रहे हैं. Sir, should I ask one question? For example, we order something online. There are ratings. Is that also the part of the sampling? Ratings means 5.3, 3. Services. Even if you are purchasing vegetables from, how did you take all this thing? That could be the delay, or is that reliable or not? Again, No, this is generic and very big. that is also sampling. That is not sampling, because in this case, let's say it's a review score. So before that, let me tell you about again a bigger concept, so that we can put this in perspective. For example, now this workshop, right? We have attended. Second workshop, you people are going to conduct. So we participants are giving our feedback. Right? So that is not sample, that is feedback, because in that we are assuming everyone has, in fact, most of the users have given the rating. So we are not sampling. We don't have complete. Not all customers have given the feedback, but still majority or many of the customers have given. We are not intentionally conducting a sampling process. We are assuming that previous ratings are valid, and we are trusting the judgment of feedback of previous customers, which is most of the time useful. But that is not the sampling process as we do it in research. So
some screenshots. So in my opinion, the best book is Levin Rubin. Levin, L-E-V-I-N, Levin Rubin. L-E-V-I-n. अच्छा पंकज ग्रुप आप बताना आपको मालूम है Levin Rubin है पंकज बता देगा. Why best book? Because least mathematics. सबसे कम mathematics है. All of us will be able to understand statistics. बड़े simple example है, बड़े अच्छे example है. The least amount of mathematics you can use while explaining statistics. तो वो सबसे अच्छी book है. केस है स्क्रीनशॉट उसी बुक से लिया. PDF डाउनलोड Just notation से इसको इसको निकालते हैं. उसमें अभी जो टाइप ऑफ सैंपलिंग है. लास्ट में Random sampling is each sample has an equal chance of getting selected. Each item has a chance of getting selected. जैसे जो lottery system है या मोस्टली जो हमारे quality control systems होते हैं, उसमें हम we try to do random sampling. Those items should have equal chance of getting selected. Non-random में होता है कि, for example, convenience sampling is very common in our PhD scholars as well as MBA projects also. यार Google फॉर्म डाल दो जिसको पढ़ना है पढ़ेगा. है ना जिसने नहीं भरा तो चलेगा. जिसके पास टाइम था जिसने Google फॉर्म भर दिया बस वो वही मेरा convenience sample है. This is what they do according to convenience. But for most of the scientific applications, most of the industry applications, we prefer random sampling जहाँ पे each item has a chance of getting selected. Zero नहीं. तो वो कैसे किया जाए? How many of you don't know random numbers? Random numbers. Anyone who doesn't know random numbers? आपको सबको मालूम है, right? But we create this numbers, right? So yes. So just like in Excel we generate random numbers. What we can do? So यहाँ पे अच्छा से पहले probability of statistics चालू करो. Pretty much like अभी यहाँ पे whatever sample I want to survey, I want to conduct. I have a bias कि स्मृति जी पास में बैठी मैं इन्हीं से पूछ लूँ, इन्हीं का फीडबैक ले लूँ. ये पास में बैठे इन्हीं से पूछ लूँ, जो पीछे बैठे हैं, they are less likely to do. पीछे मुझे दिख ही नहीं रहा, वहाँ पे बीच ही नहीं है तो क्या पर इनसे सर्वे किया, 5 लोगों से रिपोर्ट बनाई, रेस्पोंडेंट सर्वे डाला और सबमिट कर दिया. तो ये most of convenience sampling है. A more scientific approach will be, we have 30 participants. मैं 30 की लिस्ट बना दी, 1 से 30 तक के नंबर डाल दिए उस पर, उसको बॉक्स में डाल दिया. और मान लीजिए मुझे 5 ही करने हैं क्योंकि मेरे पास टाइम और पैसा नहीं. पहली अप्रोच जी, अगर टाइम और पैसा हो तो करो ना भाई, फुल इंस्पेक्शन किसने रोका है? अगर टाइम है और पैसा है, हर एक 30 सभी 30 का जैसा फीडबैक का बोल रहे थे, सभी का रिस्पॉन्स लो ना और पढ़ो. अगर टाइम और पैसा है तो करो. हम सैंपल पे चले जाते हैं जब टाइम या पैसा नहीं होता या फिजिबिलिटी नहीं होती कि भाई कम करना है इसको, इतना टाइम. सेंसस वर्सेस एनएसएस होता है, जो सैंपल सर्वे होता है. सेंसस अभी हुई नहीं पिछले 13-14 साल में, लास्ट 2011 में हुई थी. क्यों? क्योंकि हजारों करोड़ लगते हैं. तो उतना पैसा टाइम नहीं, इसलिए तो सेंसस नहीं कर रहे हमारे साथ, क्योंकि गवर्नमेंट पुलिस हर पॉलिसी में इंक्लूड करते हैं सेंसस जो जनगणना होती है हमारी. पैसा नहीं, पैसा और टाइम नहीं है, और दूसरे और भी रीजंस रहे होंगे. सिमिलरली रैंडम सैंपलिंग क्या है? उन 30 पर्चे 1 से 30 तक गवर्नमेंट थी, उसको मिक्स कर लिया. अब कि भाई सबके चांस है, आंख बंद करके कोई भी 5 निकाल लिया, क्योंकि मेरे पास 5 मिनट है और 5 में पैसा. तो जब हम 5 की पर्ची निकाल रहे हैं मेरे से, तो all of you have a chance, जैसे लॉटरी निकलती है, all of you have a chance कि भाई आपका नंबर उसमें आएगा और फिर आपसे वो सर्वे फॉर्म भरवाया जाएगा. This is very much random sampling widely used in industry. जो आप यहाँ पे random सर्वे किया है. और इनकी of course different types हैं. पर इससे पहले जो भी समझना जरूरी है, सर कितने मिनट्स में कंक्लूड करें? We have time, no issue. You can take 15-20 minutes more, sir, not an issue. Take your time. We can have lunch by 1:30 also. अब इसमें तो रैंडम सैंपलिंग का मीनिंग समझ में आया, राइट? अब यहाँ पे क्या होता है, थ्योरेटिकल क्या होता है? थ्योरेटिकल डेप्थ में जाने से पहले कुछ प्री डिफाइन. फॉर एग्जांपल सेंट्रल लिमिट थ्योरम किन को मालूम है? प्लीज रेज योर हैंड.
I expect at least 20 अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम सबको मालूम होगी प्लीज when we don't know central limit theorem which is extremely important हमारे MBA में कम से कम 6 कोर्सेज हैं जहाँ पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम की एप्लीकेशन आएगी इन ऑल एरियाज मार्केटिंग फाइनेंस HR ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम का सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगेगी वो क्या थ्योरम है वो हमें जाना ही पड़ेगा तो सैंपल लेते हैं सैंपल एरर भी आएंगे और सैंपल एरर्स पे क्या आते हैं चलिए करते हैं तो जैसे कि फ्रूट वाला एग्जांपल लिया हमने सब्जी वाले फ्रूट्स खरीदे तो जब फ्रूट्स एक एप्पल टेस्ट किया एक ऑरेंज टेस्ट किया बाकी 1 किलो लेकर गया 2 किलो लेकर गया तो जब वो एक टेस्ट किया वो तो अच्छा था और जो घर पे आए वो भी सारे अच्छे निकले मान लीजिए तो कोई एरर नहीं होगा सैंपलिंग एरर नहीं हुई हमने सैंपल से अच्छा लगा और घर पे भी अच्छा है खुश और जब वहां पे खाया वो तो अच्छा था घर पे आके खराब निकल गया तो क्या सैंपलिंग की फिर भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया वो सैंपलिंग एरर है वो सैंपलिंग एरर है जो हम सब देखते हैं टाइप 1 टाइप 2 में हमारे डेली से मीटिंग होती रहती है कि हमने मेहनत भी करी सैंपलिंग उसके बावजूद डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया सैंपल के बेसिस पे कंक्लूजन था कि लोड अच्छा है खरीद लो घर पे आके देखा तो लोड खराब निकला तो खाने बैठा रिवर्स भी होता है कन्वर्स भी होता है जो हमको मालूम नहीं चलता हमने एक खोल के दिखाया और खट्टा निकला है खराब निकला और हमने नहीं खरीदा क्योंकि वो एक खराब था बाकी सारे अच्छे थे जस्ट एज ए कोइंसिडेंस सैंपलिंग का कोइंसिडेंस रैंडमली ले रहे हो बाकी लोग के साथ काफी बड़ी विश्वास पूरा मिला हो सकता है बाकी सारे अच्छे थे तो उस एक सैंपल की जैसे आपने पूरा ही नहीं लिया सैंपल के बेसिस पे हमारा कंक्लूजन बहुत खराब है मत खरीदो यहां अगले सब की अलग बात सुनो और वो दूसरी टाइप की कि लोड के बेसिस पे था कि भाई खराब है जबकि वो अच्छा था तो among the many good things which I observed here one of which is no plastic and no paper cups so all of you are using your bottles which is very pleasing to me and so I see a lot of wastage of plastic also so thanks to sir for not arranging plastic cups and glass cups minimize the waste plastic as much as possible thank you so much sir thank you as much as possible wherever you go अब यहाँ पे अब बात यहाँ पे आ जाती है कि I repeat देखिए कि टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मिल जाएगा इजी वो जो फील है क्या अंदर हो क्या रहा है सैंपलिंग में वो फील जरूर निकालिए जैसे इसमें ये एग्जांपल है सब्जी वाला आपको मालूम है तब गंगा नदी का है यमुना का है गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है यमुना तो कितनी सारी हमको मालूम ही है वहाँ पे दिल्ली में तो जब ये सैंपल्स होते हैं क्योंकि नदी का सैंपल तो ले नहीं सकते कुछ भी मेजरमेंट करनी है करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं रिवर्स के तो हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं वो डेवलप प्रोजेक्ट रिसर्च कर रहे हैं पोल्यूशन पे भी क्लीनिंग और रिवर्स पे एक्चुअली बाहर से वो कैसे मालूम चलेगा बारेली से कितना क्लीन हुआ है कितना क्या सैंपल्स पूरी गंगा को तो मेजर कर रहे कितना पानी है लास्ट में डालेंगे पूरी गंगा से थोड़ा सा पानी लेते हैं उस सैंपल लेते हैं नाम डाल देते हैं और उस सैंपल के बेसिस पे हम कुछ सैंपल स्टैटिस्टिक मतलब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हमको इंटरेस्ट है अच्छा पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज मरकरी तो हम इंटरेस्टेड हैं मरकरी कितना है पानी के अंदर तो जो मरकरी का लेवल है वो टेम्परेचर हो गया हमारा कि यमुना नदी में आज जो पानी बह रहा है उसमें पर लीटर कितने मिलीग्राम कितने माइक्रोग्राम मरकरी है ppm पार्ट्स पर मिलियन मरकरी है रैंडम वेरिएबल इट वेरीज एज अ मैटर ऑफ चांस कभी कम कभी ज्यादा ये रैंडम वेरिएबल है इट विल हैव इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल
गया मेरा, तो प्रोफेसर साहब के डिस्कोर्स में आ गए, तो क्या पता क्या, तो उससे पहले ये होता था, जैसे पहले हम उसका जाएं, आप देहरादून से रुड़की जाना है, देहरादून से दिल्ली जाना है, ठीक है, एंड ये तो है टाइम, ठीक है, ये है 4 hours, assume 4 hours, हाईवे सब बन चुके हैं। गूगल में बता रहा 4 hours, this time is a random variable, it varies as a matter of chance। बहुत क्या करते हैं, most of the uncontrollable factors को हम chance बोल देते हैं, क्या नेचर की वजह से हो रहा है, जैसे कि गूगल मैप्स में है कि हमको नहीं मालूम कि 4 घंटे बता रहा है, गूगल हम 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, पर बहुत सारे अननोन रीजंस की वजह से इट कैन बी लिटिल मोर लिटिल लेस, उनको हम नेचर बोल देते हैं, उसको हम चांस बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, अभी ये जो 4 hours है, इट इज वेरी लाइकली, एक्चुअली जितना करेंगे हम बैकवर्ड जाना चलेंगे, पर आई एम अज्यूम कि यहाँ पर रुके, इससे पीछे ना जाए, है ना, ये तो आई एम श्योर, इसका हम क्या करें, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें, इसका पीडीएफ बना लें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बना लें, क्या सिंपली मीनिंग है, तो जब गूगल में बोल रहा है 4 घंटे में जा सकते हैं हम देहरादून से दिल्ली, तो उसके चांसेस बहुत हाई हैं, उसके चांसेस बहुत हाई हैं। आप बताइए CDF is easier to understand, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप अपनी पर्सनल ओपिनियन बताइए, आप ओनली पीएचडी स्कॉलर्स विल आंसर, देहरादून से दिल्ली जाने गूगल मैप 4 घंटा बता रहा है, आपको कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको कितना चांस लग रहा है कि आप 4 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पहुंच जाएंगे, आप बताइए पीएचडी स्कॉलर्स। How much did Google? 60% लग रहा है आपको, 60% चांस है, कितना परसेंट? 4 घंटे 90 So you are saying there is 60% chance. It depends on time, sir. I'm telling you 4 hours. Google Map is telling you okay. Timing or delay morning. Your name? Yes. Absolutely right. Exactly. So what happens is this is the environment in which our models, our data, we need to customize. What is the time of the day you are talking about? Late night or early morning or traffic hours? Which go into the traffic, दिल्ली के traffic jam में लग जाएगा आपको. So good. These questions are very important in all research problems. ये हमको assume करके नहीं चलना कि उस research paper ने वो किया तो हमारा भी वही होगा. We need to context become pretty important. So okay. So assume you are leaving at let's say midnight. तो traffic least रहेगा ना. एक नंबर दिया आप रात को चला रहे हैं. So then the percentage will increase if it's a Good. So depending on the time of the year, this will vary. So a random variable depends on the travel time, depends on departure time also. It's a function of departure time also, among others. So इसका formula बनाएं. Travel time will be a function of departure time among others. There are others अभी हम आगे बढ़ जाएंगे. Day of the week and so on. Good. So assume let's say इसको 60% करने के लिए इसको थोड़ा हम कर देते हैं. नहीं morning hours कर देते हैं. Then it's 60%. Yes. You are leaving at 6 o'clock. Then it's okay. So you are leaving at 6 o'clock. The next question is what do you think? What is your probability that you will reach within 5 hours? If you are leaving at 6 o'clock, if you are departing from Dehradun at 6 o'clock, what is your confidence, your feeling, and how much time you will be able to reach? What is your confidence level that you will be able to reach Delhi within 5 hours? What is your confidence? It depends on the season, sir. If it's foggy, then Yes. Yeah. So again, this is why this is factor. So let's assume it's a sunny day. You are absolutely right.
You're absolutely right. This is how we develop mathematical models. In this case, statistical models, right? Travel time is a function of departure time and let's say rainfall measurement, visibility. Let's say in terms of what will be the measurement, and let's say some other variable. Traffic. Right? So we do this kind of modeling. Point is, we want to first understand CDF in this case. So what is your confidence that you will be able to reach within 5 hours? 90%. It will increase, right? So this is, and when will you be? So this graph is going to be something like this. Distribution. And what is the earliest you can reach Delhi? You are going by car. Can you reach there in 3 hours? Extremely rare, right? In 2 hours, impossible. Right? So you'll reach zero very soon here, almost zero. So the graph is going to be like this. Yes, sir. And will you be able to reach 100% anytime? You will never be able to be 100% sure to be act of God is always there. So हम किसी भी whenever we in all our decision making we are never 100% sure. So we can be 99.9 but act of God will कुछ भी हो सकता है. And it happens. So this is what you see right now. This curve is cumulative distribution function की total probability कितनी है? कि अगर 3 घंटे में पहुंचना है तो केवल 5% ही चांस है. 4 घंटे में मान लीजिए 60% चांस है. 5 घंटे में 80% चांस है. And it will keep on increasing the longer we go. And this is the meaning of probability distribution. In this case, this is the CDF of travel time. In this case, इसी का आप PDF देखेंगे तो it will look like this. इसका जो peak है, it will be something like 4 घंटे के आसपास आएगा फिर ये इस तरह से peak चला जाएगा. Almost normal distribution. इसका PDF इस तरह से दिखेगा. ये क्यों कर रहे हो? इससे पहले कि इनका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें हैं जिसके बेसिस पे हमारे आगे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और रिसर्च डिजाइन हो गया उसमें ये समझना जरूरी होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मीनिंग है हमारा. दिस इज द पीरियड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल व्हिच इज ट्रैवल टाइम इन दिस केस. 4 घंटे में दिल्ली पहुंचने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी और जैसे जैसे टाइम जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है. इधर भी 2 घंटे से कम तो जीरो है. एक्चुअल प्रोबेबिलिटी और ये टोटल प्रोबेबिलिटी. इसलिए क्वेश्चन चेंज होती है. ये क्युमुलेटिव ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्युमुलेटिव टोटल इक्वल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. सर ये अगर एसिम्प्टोटिक कर्व है तो 0 to i के हां एसिम्प्टोटिक इसमें two things: theoretical normal distribution versus practical distribution. In theory it is asymptotic. वो नेगेटिव प्रश्न इधर ज्यादा नहीं पर प्रैक्टिकली हमको मालूम है कि कोई भी यहाँ से 1 घंटे में दिल्ली बाय कार नहीं जा सकता. एटलीस्ट रियल लाइफ में कोई चीज होती वो हमको मालूम है ना. हमको मालूम है कि दैट इज जीरो. वी कैन मेक इट जीरो. ये प्रैक्टिकल करो. थ्योरी की बात होगी तो यस वी कैन मेक इट एसिम्प्टोटिक. दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक आल्सो. इतना कम है तो ज्यादा है. भाई 5 घंटे बारिश हो गई 6-7 घंटे में लग सकते हैं तो दैट्स व्हाई इट इज थिकर टेल्स ऑन दिस साइड. It is not symmetric. समझने वाली क्या चीज है? Just like in this case, this one random variable depends on travel time, rainfall, visibility, time of the day, and so on, right? Departure time and so on, depending on these factors. In a very similar way, हमारे research method में जो variables हैं, those also depend on a variety of factors. And depending on those factors, they will also follow some distribution. कभी ऐसा distribution होगा, कभी ऐसा distribution होगा, flat होगा, कभी triangular होगा, कभी skewed होगा, कभी left skewed होगा, कभी right skewed होगा. It will have depending on different क्या हमारी situation है. The distribution will vary. उस तरह को इस तरह को. तो I am assuming PDF CDF या at least probably distributions आपको सबको मालूम है, which is true for all professors, but आपको ये भी स्कूल्स के लेवल पे
टीममेट्स में किसी भी 4-5 मेंबर्स का सिलेक्शन किया हो या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कुछ भी पार्ट्स का सिलेक्शन किया हो, सैंपल लिया बनाने में, जब भी हम सैंपल लेंगे तो सैंपल के थ्रू जो भी हम मेजर कर रहे हैं वो भी इसी तरह से, जैसे हम टाइम वेरी कर रहे हैं, उसका से इट विल वेरी, एंड व्हेन इट विल वेरी एज अ मैटर ऑफ चांस, इट विल हैव some distribution. It will have some distribution like normal distribution. It will have some distribution like normal distribution, some skewed distribution or triangular or flat or some random distribution. It will have some distribution. बाकी तो theoretical, थोड़ी वैसे से भी रियल लाइफ में जैसा भी वो वेरिएबल है, जैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनपुट है हमारे लिए, वो हमारा assumption है. This is how it varies. और यहाँ पे हमारे चैलेंजेस बढ़ जाते हैं. क्या बढ़ जाते हैं? गंगा का पानी हमारी किताबों से नहीं चल रहा है. हमारी किताबों के हिसाब से गंगा नहीं बन रही. और हमारी किताब, हमारे रिसर्च पेपर के हिसाब से इंडस्ट्री का पोल्यूशन नहीं चेंज हो रहा है. हमारे रिसर्च के हिसाब से लोग कचरा फेंकना चेंज नहीं कर रहे कि हमारे पेपर में ये है तो वैसे जाना चाहिए. वो अलग ही रैंडम वेरिएबल चल रहा है सबका अपना. उससे कलेक्टिवली कुछ और ही रेस्पॉन्स हो रहा है गंगा के लिए. तो जो गंगा के अंदर एक्चुअल हो रहा है उसका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन हमको मेजरमेंट के थ्रू मालूम चलेगा. जो रैंडम वेरिएबल और उसका शेप एडवांस में प्रिडिक्ट करना मुश्किल है. एंड व्हिच इज ट्रू फॉर ह्यूमन बिहेवियर आल्सो. चाहे वो स्मॉल पर्सन हो और चाहे मशीन्स हो, उनका जो बिहेवियर है वो तो पैटर्न है. उसको एडवांस में प्रिडिक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट. उनको करना है तो पास डेटा एनालाइज करके फिर उनका पैटर्न देखना पड़ेगा. फिर हम assume करेंगे हाँ दिस इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज follows more like Poisson normal graph distribution. We can do it based on past data. तो हमारे पास बहुत सारा पुराना डेटा तो हम डिस्ट्रीब्यूशन assume कर सकते हैं. ये प्रीरिक्विजिट बनाता है मोस्ट ऑफ द रिसर्च मेथड्स का, जिससे आपको बचाता है सेंट्रल लिमिट. इसलिए ये कहानी बना रहा है. इसलिए ये ह्यूज इंपॉर्टेंस है इसका. बड़े काम की चीजें आपको और कुछ आया ना आए ये तो आने चाहिए. इसकी वजह से काम चलेगा ही नहीं. आप किसी भी इसकी वजह काम चल ही नहीं सकता किसी भी क्या खास बात है इसकी? इतनी पावरफुल चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो, चाहे आपका कंज्यूमर बिहेवियर हो, चाहे आपकी मशीन हो, बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे मेजरमेंट्स, एवरेज निकालिए. Then that average will follow normal distribution. क्या समझे आपने? 10 गैलन पानी. गंगा से 10 लीटर पानी लिया, उस पानी में कितने मरकरी है मान लीजिए, रैंडम डेटा 20 ppm मरकरी. ठीक है, रैंडम आज पानी निकाला, एक जग पानी में निकाला, उसमें 20 आया. कल 1 घंटे बाद निकाला, उसमें 25 आ सकता है. 2 घंटे बाद निकाला, उसमें 3 आ सकता है. रैंडम वेरिएबल चेंज कर रहा है. ये जो ईच मेजरमेंट में जो वैल्यू आ रही है उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट. उसको मेजर करते हैं एक्स, सैंपल स्टेडी स्टेट. एक्स क्या है? इस केस में है ppm, कितने ppm इम्प्योरिटी. सिमिलरली अलग-अलग कंटेक्स्ट में अलग-अलग वेरिएबल हो सकता है. तो एक्स वेरिएबल क्या पैटर्न फॉलो करेगा नहीं मालूम है हमको. अनलेस हम ह्यूज डेटा लेकर के उसका मेजरमेंट करके डेटा एनालिसिस करें, वो पैटर्न फॉलो करें. अच्छा इस तरह का पैटर्न दिखा. पावर क्या ऐसी है कि अगर हमने 20-30 लेवल का एवरेज ले लिया ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा. उससे हमारी ह्यूज सेविंग्स हो जाती हैं डेटा कलेक्शन की, जब प्राइवेट पास डेटा अवेलेबल नहीं होता. और जो अप्रोक्सीमेशन की एरर होती है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और रियल लाइफ कुछ ऐसी है ना, तो हम इसके बेसिस जो भी मॉडल बनाएंगे उसके रिजल्ट्स तो गलत ही आएंगे. इससे तो रियल लाइफ ऐसा तो गलत ही आएंगे. पर जब हम रियल लाइफ जिसके बेसिस पर हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं, उसका शेप भी ऐसा है और ओरिजिनल भी ऐसा है, फिर हमारे एरर के चांसेस
ऑलरेडी दूसरे assumptions तो हैं ही, कम से कम शेप के assumption में तो की मिस्टेक तो ना करें कि डिस्ट्रीब्यूशन में शेप कैसा है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम इसलिए पावरफुल है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन का शेप बता देती है, उसका शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जितने ज्यादा का एवरेज लोगे आप उतना ज्यादा नॉर्मल दिखेगा। और वो अगेन जितना ज्यादा लोगे वो स्पीड पे तो चला जाएगा, तो उसकी जो मीन विल रिमेन सेम बट स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन जो है वो स्क्रूड होता जाएगा। और वो क्या मिली है, एक दो न्यूमेरिकल से फेल हो जाएगा। लंच करेंगे तो नहीं वी कैन एंड हमारे टाइम का हम इस टाइम को कहाँ लगाना चाहते हैं, तो इफ यू वांट अभी करें नहीं भाई टाइम हो तो बस अपना हाथ खड़ा करो, मेजॉरिटी वोट को दिखाओ, यस चलिए वो कर देते हैं। तो आपको क्या माइनॉरिटी में जा रहे हो ये बीपीडी के साथ आगे आगे हमारे भेजता हूँ आपसे मीडियम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन का डिस्ट्रीब्यूशन बी वोकल आगे हो रहा है, अच्छा इधर नहीं चल रहा है। इसमें मोस्टली अपनी बुक्स में देखेंगे, मोस्टली बुक्स में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल की तो एक लेस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड याद आ जाएगी सीधी सी बात। अब सैंपलिंग अगर कोई समझ लीजिए आप सब्जी वाला है ना, वो वाली इधर वो इधर यहाँ पर भी होती है। अब बात ये है जैसे हम घर पे आप अपना कॉल करिए, रिकॉल करिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने सब्जियां खरीदी और खराब सब्जी आ गई है ना, तो उसको आप क्वांटिफाई करवाए 10% होता है, 20% होता है, ऑलमोस्ट सिमिलरली सारी एक जहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी स्टोकास्टिक मॉडल्स हैं वहाँ पर इस तरह की एरर्स होंगी। जहाँ पर सैम्पलिंग है वहाँ पर एरर होगी। सैम्पलिंग मीन्स एरर मान के चलिए, ये हो ही नहीं सकता कि आप पैसा भी बचाएं, टाइम भी बचाएं और अगर आपको 100% श्योर होना है ना, खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा नहीं हो रहा आपसे, रिस्क लो, टाइप 1 टाइप 2 एरर, मतलब खराब सब्जी लाने की एरर एक है और अच्छी सब्जी को रिजेक्ट करके दूसरे वाले के पास जाने की एरर हो। तो ये जो ट्रेड ऑफ है हमेशा हर डिसीजन मेकिंग में इस केस में हमारा ट्रेड ऑफ क्या होता है, ट्रेड ऑफ होता है कितनी रिस्क लेनी और कितना खर्चा करना है, उसको डिजाइन करते हैं। जो ट्रेड ऑफ होता है कितना करता है वो ट्रेड ऑफ होता है। यहाँ पे अब ये जो गंगा का पानी है उसको पीपीएम इट्स अ रैंडम वेरिएबल, इट विल फॉलो सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, इसमें एवरेज ले रहे हैं, यस इट विल फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। कई बार कई जगह हम मीडियन हाइट लेते हैं, ये लेस इसके एप्लीकेशंस लेस है, मोस्ट ऑफ द मीन ही रहती है, हम मीन एवरेज से काम चला रहे हैं मोस्ट ऑफ ये मीडियन और प्रोपोर्शन बहुत ही कम रहते हैं, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्लाइटली अलग अलग है ना, बल्कि ऑफ कोर्स थोड़ा डरावने फॉर्मूले होंगे, तो मीन वाला एवरेज वाला इज बेटर। अब इसमें हमारा काम आसान रहता है जब हम सैम्पलिंग ही नॉर्मल पॉपुलेशन से कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ा असम्पशन है कि हम जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो खुद ही नॉर्मल है, और इस असम्पशन को पहले ही स्किप करते हुए सेंट्रल लिमिट थ्योरम का है। तो चलो ये वीडियो लिंक है, मैं आपको भेज दूंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, बड़ा इंट्यूटिव वीडियो है, क्योंकि जो एक्सेल फाइल जो एग्जांपल में बोल रहा था आपको, जैसे आईटी बिल्डिंग होता है 20 साल पहले क्या हुआ बिल्कुल जो भी बोला कि 30 बच्चों से निकालते हैं रैंडमली, तो रेडी बॉक्स थी तो उस तरह की थी, बॉक्सेस बनाते थे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेडी वो फील आने के लिए कि आपका इंट्यूशन डेवलप हो, वो बड़े सिंपल से एक्सपेरिमेंट, आप घर पे ही बॉक्स बना दीजिए, आप बॉक्स बना दीजिए जिसमें आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की पर्चे लग सकते हैं यहाँ पे। उसमें वो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सिमिलर इसी तरह के इन बॉक्सेस में हमारे है ना, वो अलग अलग बॉक्स लगे रहती थी
उनका सबका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग बॉक्स है। तो हमको ये नहीं मालूम कि कौन से किसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। और बड़ा दिस इज नॉट ए सोफिस्टिकेटेड थिंग, यू कैन मेक इट एट होम, और बड़े ऑनलाइन भी काफी चीप होने चाहिए। अब मान लीजिए इसके अंदर कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि इसके अंदर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, कोई इसके अंदर मान लीजिए नॉर्मल है, इसके अंदर मान लीजिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर से जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको बिना सारी चीजें खोले आपको बस सैंपल लेकर के पता लगाना है कि अंदर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। आप पांच के सैंपल कई बार रिपीट कर सकते हैं, आपको देखना नहीं कि अंदर क्या है, और अंदर 300 वोल्ट्स हैं या 400 वोल्ट्स हैं। तो उससे ये जो और बड़ा सिंपल सेटअप है, आपको बॉल्स कोई कांच नीचे कोई भी बैग ले लीजिए, पर्चियां डाल लीजिए अंदर, और फिर आप बिना देखे रैंडमली आप मिक्स करके आप निकाल करके ये एक्सरसाइज करनी चाहिए जो लेवलिंग रूबिन बुक में दी हुई है, उसी को रिपीट करिए। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि प्रोबेबिलिटी आपको दिखने लग जाएगी, ओके दिस इज प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज सेंट्रल न्यूमेरिक थ्योरम, आपको दिखने लगेगा। जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा पर्चे निकालते हैं इस बॉक्स में से, 5 लिया उसका एवरेज निकाला, जैसे जैसे उसको प्लॉट करते चले जाइए ग्राफ, एक्सेल में प्लॉट कर सकते हैं आप, ये तो हाथ से प्लॉट करते चले जाइए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 5 पर्चियां निकाली, 5 पर्चियों का एवरेज आएगा, कुछ एवरेज आएगा 30 आया, अगली 5 पर्चियां निकाली, कुछ एवरेज आएगा मान लीजिए 50 आया, रैंडम वेरिएबल है ना, x बार का रैंडम एवरेज निकालते हैं। 5 पर्ची, हर पर्ची हो जाएगी x, एक पर्ची निकाली इससे लिखा था 15, वो हुआ रैंडम वेरिएबल x, पर्ची पे जो नंबर है वो हो गया रैंडम वेरिएबल x। फिर जब हम 5 पर्चियां निकालते हैं और उसका एवरेज लेते हैं, वो भी रैंडम वेरिएबल है, कोई सी भी 5 हो सकती है और कुछ भी एवरेज आ सकता है, वो रैंडम वेरिएबल हो गया x बार, वो भी रैंडम वेरिएबल। अब बात ये है कि हमको x का डिस्ट्रीब्यूशन मालूम नहीं है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है मुझे x बार का डिस्ट्रीब्यूशन मालूम है, तूने 5 का एवरेज लिया ना, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यस, एंड इट विल लुक ऑलमोस्ट लाइक नॉर्मल। अगर तुम 5 की जगह पर तुम 15 पर्चियों का डिफरेंस वो एवरेज लोगे, इट विल लुक परफेक्टली लाइक नॉर्मल, चाहे अंदर इस बॉक्स से उठाओ, उस बॉक्स से उठाओ, चाहे किसी भी बॉक्स से उठाओ। हमने ये होता है कि हमको डेटा कलेक्ट नहीं करना पड़ता, मशीन्स का ह्यूमन बिहेवियर का डेटा कलेक्ट नहीं करना पड़ता, हम सेंट्रल नॉट जानबूझ करके एवरेज लेते हैं ताकि हम x बार ले सकें, और x बार की हमने रिसर्च पेपर में ले ली, x बार के बेसिस पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, फिर हम हमारा टाइप 1 टाइप 2 का निकाल सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको सिंपली वर्क एट, आप इसको रेफर कर सकते हैं, एंड इट विल हेल्प PhD स्कॉलर्स in developing your intuition. I see. Thank you.